60 के करीब इस गैंग पे मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी, जिनमें जेल के अंदर भी मर्डर, पुलिस की कस्टडी में मर्डर, जेल से फरार, AK-47 रखना, अपहरण। तो भाई एक तरफ तो वकीलों के इलेक्शन चल रहे हैं और दूसरी तरफ जींद का श्याम सुंदर हत्याकांड, यानी कि नवंबर 2021 को दर्जनों हमलावरों ने बड़ी बेरहमी से श्याम सुंदर की हत्या करी थी। और उसके बाद उस वकील ने जो है उन हत्यारों को या आरोपियों को किस तरह से सबक सिखाया है, उसे की पड़ताल खातर हम पहुंच गए हैं जींद की कोर्ट में। आज जो मार्गिल है मिलवाओगे एक ऐसे वकील से जिसने की अपराधियों को, आरोपियों को नाक को चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। चलो मार्गिल है। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए हैं जींद का जो कोर्ट है और ये चैम्बर है चतुर्दत्त। हम देख सको हो इलेक्शनों का माहौल है और उसी इलेक्शनों के माहौल के बीच हम मिलेंगे एडवोकेट विनोद बंसल का चैम्बर में पहुंच गए हैं। शामी गनमैन बैठे हैं। राम राम जी। खुलजा सिम सिम। नमस्कार जी, राम राम जी सभी को कथिए और ठीक हो जी वकील साहब। तो फिलहाल भाई 23 नवंबर 2021 एक ऐसा दिन था, मनहूस दिन भी कैसे कहा, क्योंकि दर्जनों हमलावरों ने बड़ी बेरहमी से एडवोकेट विनोद बंसल के जो भाई हैं श्याम सुंदर, उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। और उसी का यानी कि उन हत्यारों को, उन आरोपियों को, उन दरिंदों को लीगल तरीके से किस तरह से सबक सिखाया है, उसे की पड़ताल खातर हम पहुंच गए हाँ एडवोकेट विनोद बंसल जी के चैम्बर में। तो एडवोकेट साहब, बड़ी जंग जीती, हालांकि देखो भाई वापिस नहीं आ सकता, लेकिन इसके लिए जो संघर्ष आपने कराया वाकई में काबिले तारीफ है। और जो दरिंदे थे, जो आरोपी थे, उनको कोर्ट ने उनके लिए बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। उस फैसले के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको इस लड़ाई को लड़ने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब घटना घटी थी तो सीएम साहब यानी कि तत्कालीन जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी आपके घर पे पहुंचे थे, सांत्वना भी देकर गए थे और दिलासा भी देकर गए थे कि भाई आपको न्याय मिलेगा। किस तरह के दाव पेच चली? ये धर्मू जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो इस कांड में जो ये इन्वॉल्व थे, जो क्रिमिनल, ये हार्डकोर क्रिमिनल्स थे। ऐसा आईपीसी का कोई सीरियस ऑफेंस नहीं है जो जिस केस को मतलब जो केस इन पे दर्ज ना हुआ हो। जेल प्रोफेशनल हैं। 60 के करीब इस गैंग पे मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी, जिनमें जेल के अंदर भी मर्डर, पुलिस की कस्टडी में मर्डर, जेल से फरार, AK-47 रखना, अपहरण। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जिनकी इतनी दहशत थी कि इन 60 केसों में हमारे 2 केसों के अलावा कभी कोई आम आदमी तो बहुत दूर की बात है, कुछ केसों में तो ऑफिसर्स भी इन्होंने मैनेज कर लिए, या वो लोग डर के मारे इनके खिलाफ उन्होंने गवाही नहीं दी। तो विनोद जी, इस मामले में दबाव आपके ऊपर भी आया था, क्योंकि इससे पहले आपके एक और भाई पुरुषोत्तम की भी इसी तरह से इन्होंने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके बाद ऐसा भी सुनने में आ रहा कि आपके ऊपर पूरी तरह से दबाव भी बनाने की कोशिश करी, अगर इसके ऊपर समझौता हो जाए, तो आप झुके नहीं उस तरह? जी, इन लोगों का जो अपराध करने का तरीका है वो यही है, जो मोडस ऑपरेंडी जिसे बोलते हैं। ये लोग पहले अपराध करते हैं, उसके बाद फिर इनका एक दूसरा सिस्टम शुरू हो जाता है। ये लोग उनको दोनों प्रकार से, कुछ इनके एजेंट टाइप लोग होते हैं जो हमारी सोसाइटी में है, जो कुछ एक लोग हैं, वो लोग जो पीड़ित है उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको राजीनामे के नाम पे उनको बरगला के, डरा के, जैसे भी है उनको तैयार कर लेते हैं। उनका हौसला इतना तोड़ देते हैं वो लोग कि ये मार देंगे, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कहानी कर देंगे, ये कर देंगे। बिल्कुल वो लोग ऐसे नहीं होते कि किसी को कम से कम आप हौसला नहीं दे सकते तो कम से कम आप किसी को डिमोरलाइज तो ना करें। लेकिन वो लोग बार बार वो यही बदमाश लोग भेजते हैं और उनको भेज के उनको इतना वो लोग डरा देते हैं कि वो इनडायरेक्ट कनेक्शन होते हैं उन लोगों के साथ। बिल्कुल। इसके अलावा जैसे जो भी बंदा कोई भी जेल में होते हैं इनके साथ, वो भी जेल से आते हैं, वो भी कहते हैं कि वो जेल में ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने उस गैंग से हाथ मिला लिया, उसको सुपारी दे दी। लेकिन विनोद जी, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। इस दौरान ये जो आपका जस्टिस का जो सफर था, इस दौरान दबाव भी आया आपके ऊपर, इस दौरान जो है जेल से भी धमकियां मिली हैं, इस दौरान जो है मतलब जो है ना पूरे, क्योंकि जो प्लानिंग थी, जहां तक हमारे पास इनपुट है, जिस समय श्याम सुंदर हत्याकांड हुआ उस समय पूरे परिवार को खत्म करने की प्लानिंग थी, जहां तक मेरे पास जानकारी है। तो वो थोड़ा सा दर्शक जानना था। जी, मैं दोनों बार की बात आपको बताता हूँ। जो पहला जो इन्होंने जो किया था, जो कांड किया था, वो 17 अप्रैल 2016 को किया था। उस दिन हम चारों भाई, 5 भाई हैं वैसे, हम 4 भाई वहाँ अपने ऑफिस में बैठे थे। तो ये लोग वायरकी कर रहे थे। तो जब ये देख के, जब इनको ये रहा कि हाँ टारगेट हमारे बैठे हैं, पूरा परिवार को इनको खत्म करना था,
हम 4 लोग वहां बैठे थे। तो ये जैसे वहां सीसीटीवी में दर्ज है सब कुछ, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ सब फुटेज है। तो जिस वक्त ये लोग गली में ऐसे क्रॉस करके देख के गए कि तुम्हारे टारगेट बैठे, तुम्हें खत्म करना है, और जब ये वापिस आते तो इसी दौरान मैंने अपने भाइयों को कहा, उस दिन एक शादी थी हमारे नजदीकी परिवार में ही, तो मैंने कहा भाई लेट हो रहे हैं तो आप तैयार होके अपना शादी में चलो। तो मैं और मेरा भाई श्याम सुंदर, बाई चांस हम दोनों लोग कुछ सेकंड पहले ही हम लोग ऊपर चले गए तैयार होने के लिए, और वहां पे सिर्फ मेरा भाई पुरुषोत्तम और छोटा भाई सुशील बैठे रह गए वो लोग। तो जैसे ही वो 1 मिनट के बाद वापिस आए फायर करने के लिए, तो बाई चांस 2 लोग हम उठ चुके थे वहां से। तो वहां पे सिर्फ पुरुषोत्तम बैठा था और सुशील निकलने की तैयारी में था। ये उस समय की बात है जब पुरुषोत्तम तो हत्याकांड। पहली बार जब पुरुषोत्तम को इन्होंने गोली, जब भी इनकी प्लानिंग पूरी फैमिली को खत्म करने की थी, 3 शूटर थे, 3 पिस्टल से उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन एक गोली लगी मेरे भाई की चेस्ट में लगी, पुरुषोत्तम की। तो उस वक्त भी इनकी जो प्लानिंग थी पूरे परिवार को खत्म करने की थी। तो उस समय कितने हमलावर थे और श्याम सुंदर हत्याकांड में कितने? जी, उस वक्त मौके पे 4 लोग थे, जो 3 लोग वहां गोली चलाने में थे, एक उनके साथ में था कि कोई मदद की जरूरत पड़े, बाकी लोग आसपास घूम रहे थे और कुछ लोग पर्दे के पीछे थे। और इस बार जो है 3 लोग 3 शूटर थे जो मौके पे आए जिन्होंने गोलियां चलाई। 3 लोग थे वो जिन्होंने रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। 2 लोग ऐसे थे जो उनको मोटरसाइकिल में बिठा के लेके आए और बिठा के लेके चले गए। उसके अलावा धर्मेंद्र पहलवान अपनी एक अल्टो गाड़ी में, इन लोगों का मैं आपको जो मेन जो चैलेंजेस थे इस केस में वो ये थे कि इन्होंने गाड़ियां भी ऐसी यूज की कि कोई आदमी शक भी नहीं करेगा, क्योंकि इनको पता था सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो जैसे धर्मेंद्र पहलवान ने अल्टो गाड़ी का यूज किया, एक अपने पड़ोसी की गाड़ी लेके आया वो, और उस गाड़ी में वो मास्क लगा के, और वहां उसने, किसी को उम्मीद भी नहीं हो सकती कि भाई इस गाड़ी कोई शक ही नहीं करेगा कि इतना बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल कि कोई अल्टो अल्टो गाड़ी में घूम रहा है वहां पे। तो धर्मेंद्र पहलवान वहां पे हथियार लेके, धर्मेंद्र, बलजीत, रोशन, ये सभी लोग वहां पे कवरिंग शूटर के तौर पे मौजूद थे और रेकी कर रहे थे कि अगर कोई बाई चांस प्लान ए फेल हो जाता है हमारा, तो प्लान बी रेडी है हमारा, कि किसी तरह से अगर कुछ भी मदद की जरूरत पड़े या वो बच जाए इधर भागे तो हम लोग उनको मार दें। तो ये लोग भी वही 50-100 और 20-30 मीटर की रेंज में ही वही थे, और ये सभी कुछ सीसीटीवी में दर्ज है। इन सभी लोगों की वहां प्रेजेंस, बलजीत पोखरी खेड़ी जो इतना बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल है वो, और उसके साथ जो जगदीश उसका, वो लोग एक पिकअप में थे। अच्छा बताओ। उन्होंने एक पिकअप को यूज किया ताकि कल को मतलब कोई दूर तक भी कोई शक ना करे। ई रिक्शा भी यूज हुई थी शायद। अच्छा, बिल्कुल। इन्होंने क्या किया, मोटरसाइकिल पे ये 100 मीटर की दूरी पे इनको उतार दिया, जो लोग जो क्रिमिनल इनको लेके आए। उसके बाद इन्होंने ये था कि सामने से अगर आएंगे तो क्या पता कोई आइडिया लग जाए, तो इन्होंने पीछे से आके, ताकि बिल्कुल अचानक वार किया जाए, तो सिर्फ 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए इन्होंने 50 रुपए पे करके ई रिक्शा वाले को, और रिक्शा में बैठ के आए ये पीछे से। ताकि समझ में ही नहीं आए, कैमरा में भी विचलित हो जाए मामला। बिल्कुल। लेकिन न्यू का आग्रह भाई, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो अपने सबूत छोड़ ही देता है। और इन्होंने एक और काम किया कि 2016 वाले केस में जो ये लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें इनकी जो मोबाइल की लोकेशन वगैरह थी मौके की, उसकी वजह से भी ये लोग पकड़े गए थे, उसकी विशेष भूमिका थी। तो इस बार इन्होंने क्या किया, जो इनका प्लान था, इन्होंने ये भी प्लान बनाया कि इस बार हम मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे ताकि किसी भी तरह से हम लोग पकड़े ना जाएं। तो बिल्कुल मिनिमाइज यूज किया इन्होंने, बिल्कुल कम से कम इन्होंने मोबाइल का। तो पुलिस के लिए बहुत भारी चैलेंजेस थे, और ये लोग वहां पे मौके पे थे, अल्टो गाड़ी में, पिकअप गाड़ी में, स्विफ्ट गाड़ी में, ई रिक्शा में, बाइक्स पे। तो पूरी तरह से इन्होंने मौके पे, ये 13-14 लोग वहां मौके पे थे, उन्होंने पूरी एक साजिश के तहत इन्होंने ये वारदात करने के बाद फिर ये देश छोड़ के भागने की फिराक में जब थे, बर्मा होके, नागालैंड से बर्मा भागने की फिराक में थे। गिरफ्तारी तो मेरे ख्याल से नागालैंड से। जी जी जी, जब ये देश छोड़ने की फिराक में थे तब नागालैंड से इनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो भाई तुम देख सको किस तरह से बहुत ही मतलब रेकी करके साजिश रची गई। और अच्छा वकील साहब, इसमें चलो आप तो ठीक है, आपके अंदर जुनून भी था, भाई का भी वो लेना था, आपने बदला भी लेना था, तो आपने इस मामले को सिरा चढ़ा दिया। लेकिन सामान्य तौर पे कोई व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटा है तो उसको न्याय में बड़ी देरी होती है। आप तो खुद वकील थे, तो आपने लड़ाई लड़ ली, तो उसका क्या इलाज है? क्या न्यायालय से उम्मीद करी जा सके है कि भी इस तरह से अपराधियों को सजा मिल सके? बिल्कुल, ये न्यायालय ही है जिनकी बदौलत हमें भी इंसाफ मिला, और कहीं ना कहीं देर सवेर इन अपराधियों का कोई ना कोई इलाज हो जाता है, तो न्यायालय की बदौलत ही है। बाकी हमारे केस में तो माननीय हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किए थे इन लोगों का, ये देखते हुए कितने हार्डकोर क्रिमिनल हैं, तो उन्होंने भी डायरेक्शन दी थी। और यहाँ पे जो मैं आभारी हूँ हमारे एडिशनल सेशन जज साहब का, जो बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें बहुत अच्छे से हमारे साथ इंसाफ किया है, न्याय किया हमारे साथ। और
माननीय हाईकोर्ट के आदेश पे जल्दी हाईकोर्ट ने कहा था कि जल्दी फैसला किया जाए इस केस का। लेके जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों के का हिस्ट्री ऐसी थी कि ये लोग कोई दोबारा भी वारदात कर सकते थे। इब्ने और बता दो कि कितने आरोपी बाय नेम और किन किन को क्या सजा मिली। जी बिल्कुल, मैं एक सवाल आपका रहेगा कि श्याम सुंदर बंसल वाले में भी किस किस को मारने की इनकी प्लानिंग थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिस वक्त इन्होंने अटैक किया उस वक्त इनकी पूरी फैमिली को खत्म करने की प्लानिंग थी। श्याम सुंदर मेरा भाई वहां पे मौजूद था, चाय पी रहा था वो। मेरा भतीजा हनी बंसल जिसके नाम पे टेंडर थे, अगर उसका मर्डर होता तो टेंडर कैंसिल हो जाते, जो वो भी उनका टेंडर था। एक मेरा भतीजा अंकुश बंसल जो श्याम सुंदर का लड़का है, वो भी वही था, जो सारा कुछ सीसीटीवी में बिल्कुल दर्ज है। ये सारा का सारा जो दुश्मनी बन रही है वो टेंडर को लेकर के शुरुआत हुई थी सारे मामले। जो 2016 में मेरे भाई पुरुषोत्तम को जो इन्होंने गोली मारी, उस वक्त इन्होंने हमारे को बार बार थ्रेट किया था कि आप लोग टेंडर मत डाले, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इनके दबाव में हम नहीं झुके और हमने अपना कंपटीशन में टेंडर डाले। तो इसी वजह से इन्होंने उस टाइम ये था कि इस परिवार को खत्म करना है। और जो ये 2021 में मेरे भाई श्याम सुंदर बंसल का जो मर्डर किया और मेरे भतीजे को जो गोली मारी, वो क्योंकि हमने 2016 वाले में इनके खिलाफ गवाही दी, इनके धमकियां देने के बाद, डराने के बावजूद भी हमने गवाही दी। एक बड़ी वजह वो रही। और साथ में हमने जो टेंडर थे, जो हमारा बिजनेस है, मेरा जो परिवार का बिजनेस है, हम लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हम लोग अपना टेंडर डालते हैं। और इसमें जो एक मेन जो वजह थी कि ये जो लोग हैं, जो ये क्रिमिनल हैं, धर्मेंद्र पहलवान और बलजीत पोखरीखेड़ी गैंग के नाम से ये मशहूर है, तो ये लोग रंगदारी लेते हैं और ठेकेदारों से, ये इस बात का उनसे शेयर लेते हैं, पैसे लेते हैं कि जो हमारे जैसे ठेकेदार हैं वो कंपटीशन में टेंडर ना डाले। और जो इनका चाहने वाले जो ठेकेदार हैं, उनको मन मर्जी से, जो गौरव ठेकेदार है पंजाब का, विक्की नाम उसका, तो ये उसके लिए काम कर रहे हैं ये लोग। तो उस रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ये किया। तो विनोद जी, किन किन लोगों को कितनी कितनी सजा कोर्ट ने सुनाई? जी, इस केस में कुल 13 आरोपी थे, जिनमें से 2 आरोपियों को माननीय अदालत ने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, जिसमें एक बलजीत के फादर है जुगती राम, उनको संदेह का लाभ दिया कोर्ट ने। और एक अजमेर है, जो उसके खिलाफ ये आरोप था कि उसने वारदात के बाद बलजीत को मुखबिरी दी है पुलिस की बचाने के लिए। तो इन 2 को कोर्ट माननीय अदालत ने बरी किया है। बाकी जो 11 के 11 लोग हैं, सभी को आजीवन कठोर कारावास की सजा मिली है। जो 11 लोग हैं उनमें धर्मेंद्र पहलवान, बलजीत पोखरीखेड़ी, रोशन पोखरीखेड़ी, नरेश पोखरीखेड़ी, जगदीश, सचिन गांधी, प्रदीप गट्टा, राजेश लीला, पवन जोन, ये लोग हैं, ये 11 लोग हैं जिनको माननीय अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अच्छा, इसमें कुछ आपसे मेरी टेलीफोनिकली बात हो रही थी और आप कुछ आरोप भी लगा रहे थे पुलिस के ऊपर कि भाई गुरुग्राम की पुलिस के ऊपर आप आरोप लगा रहे थे, तो उन्होंने किस तरह का आपके साथ क्या मामला है वो? जी हाँ, मैं वो आपको बताना चाहूंगा।